प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह का अर्थ है पंक्चुएशन मार्क्स। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि विराम चिन्ह होता क्या है। देखिए, विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात विचारों को पूर्ण रूप से अर्थवान और स्पष्ट करने के लिए ही हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। विराम का अर्थ है ठहराव, विश्राम अर्थात रुकना। वाक्य को लिखते या बोलते समय जब हम रुकते हैं तो वो किसकी वजह से रुकते हैं? सिर्फ विराम चिन्ह की वजह से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ठहराव को लिखित भाषा में दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार पुनः इस परिभाषा को देख लीजिए। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए अर्थात ठहराव को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह हम लगाते हैं उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ पर वाक्य देखिए, मोहन पढ़ रहा है, ताजमहल किसने बनवाया है? तो यहाँ मोहन पढ़ रहा है सामान्य नॉर्मल वाक्य है और ताजमहल किसने बनवाया प्रश्नवाचक है। बच्चों यहाँ देखिए, अंत में सामान्य वाक्य के अंतर्गत भी चिन्ह है और प्रश्नवाचक, तो ये दोनों चिन्ह हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग सही से ना किया जाए तो वाक्य अर्थहीन और अस्पष्ट हो जाती है। यानी कि अगर सही से सही जगह अगर विराम चिन्ह नहीं लगेगा तो वाक्य उल्टा हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है। इसके लिए देखिए यहाँ पर एक उदाहरण, रोको मत जाने दो। अब इस वाक्य को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया है। देखिए, रोको मत जाने दो अर्थात यहाँ ना जाने दो की बात हो रही है। दूसरे में देखिए, रोको मत जाने दो यानी कि यहाँ जाने देने की बात हो रही है। तो आपने देखा एक चिन्ह का दोनों वाक्य में किस प्रकार से अर्थ अलग हो गया। तो ये प्रभाव सिर्फ विराम चिन्ह के कारण आया है। तो विराम चिन्ह का प्रयोग हमें बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है। चलिए अब देख लेते हैं हम विराम चिन्ह के विभिन्न प्रकार। तो हम बात करते हैं विराम चिन्ह के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ चिन्ह देखिए। हिंदी में सभी प्रकार के विराम चिन्ह, इन सभी का प्रयोग हम वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में करते हैं। एक बार पुनः देखिए यहाँ पर, अल्प विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, ये सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्ण विराम। यहाँ देखिए इसके नीचे ये चिन्ह भी लगा हुआ है, ये पूर्ण विराम का पहचान है। अब देखिए, वाक्य के समाप्त होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है, सीता खेलती है। सिंपल और सामान्य वाक्य के लास्ट में हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए अल्प विराम चिन्ह का सही प्रयोग। ये आपका जो ये लाल रंग है ये इसका चिन्ह है। वाक्य में जहां थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को अलग करना हो वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम यानी थोड़ा रुकना, कम। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय जब हम बहुत सी वस्तुओं का एक साथ वर्णन करते हैं तो उनके बीच हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं और वो भी हमारे शब्द होते हैं, वाक्य नहीं। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। तो इनके बीच में आपने देखा कि हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। बच्चों इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग शब्दों के बीच में किया जाता है। अब हम बात करते हैं अर्ध विराम चिन्ह। चित्र में देखिए इसका चिन्ह लाल रंग से है।
जहां अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं और पूर्ण विराम से कम, यानी दोनों के बीच का जो समय होता है वहां अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। यदि एक वाक्य या वाक्यांश के साथ दूसरा वाक्य या वाक्यांश का संबंध बताना हो तो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों में वाक्यांश दूसरे से अलग होते हुए भी दोनों का कुछ न कुछ संबंध रहता है। आप याद रखेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम आपको याद होगा, उसमें भी एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध रहता था, तो उनके बीच में हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। वह एक धूर्त आदमी है, ऐसा उसके मित्र भी मानते हैं। देखिए बीच में अर्धविराम चिन्ह। और देखिए, यह घड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी, यह बहुत सस्ती है। हमारी चिट्ठी उड़ा ले गए, बोले तक नहीं। काम बंद है, कारोबार ठप है, बेकारी फैली है, चारों ओर हाहाकार है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश के साथ संबंध है, इसलिए इसके बीच में हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये शब्द नहीं है, वाक्यांश है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है। वैसे आप सभी इस शब्द से अवगत हैं। प्रश्नवाचक अर्थात प्रश्न पूछना। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब हम वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ क्या रखा है? इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ चल दिए? और लास्ट में देखिए, अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो हमें वाक्य को भी इसी प्रकार से उच्चारित करना है जैसा चिन्ह है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं उद्धरण चिन्ह, जिसे हम अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए हम अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं काले रंग से इसका चिन्ह भी लगा हुआ है। जैसे राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। तो राम जी भगवान के बारे में बात हो रहा है और उन्होंने कहा था सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। मैथिली शरण गुप्त एक कवि हैं, ने कहा है, नर हो ना निराश करो मन को, अर्थात इंसान हो और अपने मन को निराश मत करो। अर्थात किसी की कही हुई बात को जैसे को तैसे ही लिखना, एज इट इज। ठीक है, वहां पर हम उद्धरण या अवतरण चिन्ह लगाते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, अहिंसा का पालन करो, यहाँ भी उद्धरण चिन्ह आएगा। अब हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका प्रयोग हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में आप सभी ने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पढ़ा है, वही ये चिन्ह है। और सडन फीलिंग, अचानक से जो भाव जागृत होते हैं, वहीं पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। जैसे, वाह, आप यहाँ कैसे पधारे? हाय, बेचारा व्यर्थ में मारा गया। तो यहाँ पर हमारे भाव भी उसी तरीके से आते हैं। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह है और चिन्ह से भी आप पहचान कर सकते हैं। अब बाकी के प्रकार आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।